अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी के लेक्चर भी सुन लिए और उनके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि वाई हमें इनकी ज़रूरत, जो आगे हम करेंगे उसकी ज़रूरत पेश क्यों आई, पढ़ने की क्या ज़रूरत है उसको। कैन द नट ऑफ द एक्सल ऑफ अ बाइक बी लूज्ड विद हैंड, वाई वी यूज़ अ स्पैनर ऑफ दिस पर्पज़। जब हम किसी बाइक के नट को हाथ से खोल सकते हैं तो हमें स्पैनर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमने देखा कि नो, कि हम बाइक के एक्सल को कभी भी हाथ से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें स्पैनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पैनर का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा लंबा स्पैनर होगा उतनी जल्दी हम नट को आसानी से खोल सकते हैं। यही है। और मैंने देखा कि व्हाट द जोकर डूइंग इन द फिगर, यानी कि जोकर क्या कर रहा है इस फिगर में। हमने कहा कि ही इज ट्राइंग टू बैलेंस इन सेल्फ, ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर इनके दोनों पाँव बैलेंस नहीं होंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, सिंपल। अब वो अपनी आर्म्स को ओपन भी करके भी ये कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास को भी पॉसिबल प्लेस पे ला के कर रहा है। वो अब 3-4 चीज़ें कर रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है, ऐसा स्टेबल तो नहीं ना हो सकता। अब अगर हैं व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो एक तो पैरेलल भी हों और ऊपर से एक ही डायरेक्शन में हो, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। जिस तरह ये एक शॉपर में डिफरेंट एप्पल्स हैं, वो उनका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो सेम डायरेक्शन में भी हैं और पैरेलल भी हैं, इससे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो हैं जो फोर्सेस पैरेलल तो हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्लेट है, इस पर फोर्स अगर ऊपर एक्ट करें, यहाँ पे फोर्स नीचे एक्ट करें, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अब कहते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस ऐसा वेक्टर है जो एक सिंगल वेक्टर का इफेक्ट तो रखता है, लेकिन बाकी जितनी भी वेक्टर्स हैं ना, यानी फोर्सेस के वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करने के बाद जो सिंगल वेक्टर एंड पे आता है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज सिंगल वेक्टर दैट हैव अ सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर। इन दोनों को ऐड करने पर जो तीसरा हम वेक्टर लगाते हैं उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब इसको करते क्या है, यानी कि इसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं हेड टू टेल रूल्स से। ठीक है, हेड टू टेल रूल्स क्या कहता है कि आपने पहले पहला वेक्टर लगाया, जो दूसरा वेक्टर लगाना ना आपने, उसकी जो टेल होगी, इनकी ये टेल है और ये आगे हेड है, उसकी जो टेल होगी पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर आएगी। और इसी तरह उसने कहा कि इसी तरह जो आगे 3-4 जितने मर्जी वेक्टर हैं, इन्फिनिटी वेक्टर्स हैं, वो सब इसी तरह ही अटैच होंगे। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो होगा, ये जो पहला वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल लगेगी, और जो आखिरी वेक्टर होगा उसके हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लगेगा। ये उसने कहता है हेड टू टेल रूल, ये कहता है हमें। अब आगे आता है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, किस तरह रेजोल्यूशन करते हैं फोर्सेस को हम। अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये एफ एक्स है, यानी एक्स के रिलेटेड फोर्स लग रही है, जो वर्टिकल फोर्स लग रही है उसको एफ वाई कह दिया, और ये हमने एफ कह दिया, ये इनका रिजल्टेंट है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्सेस इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्सेस। यानी कि ये किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि उनमें तकसीम कर देना, उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब किया क्या इन्होंने, अब हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कि इस रिजल्टेंट, ये वाला जो रिजल्टेंट है ये इज इक्वल होगा इसके इन दोनों फोर्सेस के प्लस के। इस तरह यहाँ पे भी हुआ है कि ये जो फोर्सेस हैं ये एफ है इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगी। अब क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, हमने लिख दिया। अब हमने इनकी जगह इनके वैल्यूज लिख दी। ओ ए क्या है हमारे पास, फोर्स है। ओ बी क्या है हमारे पास, एफ एक्स है। ए बी क्या है हमारे पास, वो एफ वाई है, हमने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ वाई। और हमें ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स की पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, हमने यही किया, साइन थीटा इक्वल होता है बी सी ओवर ए बी है। अगर इस ट्रैक्शन को देखें हम, तो हमने किया ये कि एफ, हमने ये किया कोस थीटा लिख दिया बी ओ, कोस थीटा हमने लिखा ए सी ओवर ए बी, अगर मिस्टर ए सी और ओवर ए बी, लेकिन यहाँ पे ओ बी ए है, यहाँ पे डिफरेंट है नेम, यहाँ डिफरेंट है। अगर इसलिए आपसे देखें तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ बेस क्या है हमारे पास एफ एक्स है, यहाँ पे हमने एफ एक्स लिख दिया ऊपर, और जो हाइपोटेनस है वो एफ है, हमने यहाँ एफ लिख दिया। हमारे पास जो एफ एक्स का आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा आ गया।
इसी तरह हमने साइन थीटा का देखा तो वो था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, और जो हाइपोटेनस है वो एफ है, तो हमने ये लिखा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर ये दो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज आ गई, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, और एफ वाई हमारे पास आ गई एफ वाई कोस थीटा, एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। आगे चलते हैं, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स। अब हमने ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन का भी फार्मूला निकालना पड़ेगा। हमने ये वाला रिलेशन पीछे निकाल लिया। अब हम करेंगे ये मैग्नीट्यूड लेने के लिए इन दोनों को इसका स्केल, हाँ तीनों रकमों का स्केल ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो तीनों का स्केल ले लिया, एफ स्केयर प्लस एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर ले लिया। फिर हमने अंडर रूट लेके एफ का स्क्वेयर खत्म किया और हमारा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर आ गया। अब ये हमारे पास आ गया उसका मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन लेने के लिए करेंगे क्या, हम एफ वाई को डिवाइड कर देंगे एफ एक्स से। इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, पता टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है ना, ये देखें टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, और बेस क्या है, एफ एक्स है। हमने यहाँ ये किया, टैन थीटा इक्वल कर दिया एफ वाई और एफ एक्स कर दिया, थीटा यहीं रह गया और टैन यहाँ के इन्वर्स हो गया, और यहाँ हो गया एफ एक्स एफ वाई और टैन थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स एफ वाई और एफ एक्स। कहता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। A body is composed of large number of small particles. If the distance between all the pair of particles of the body do not change by applying a force, then it is a rigid body. यही उसने ये कहा कि अगर आपको पत्थर है, अगर आप जितना मर्जी उस पर फोर्स लगा लें, अगर जो हार्ड पत्थर होते हैं उन पर फोर्स लगा लें, उसको दबाने की कोशिश करें, उसको उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो रिजिड बॉडी है। जिसकी शेप चेंज ना हो फोर्स लगाने से, वो रिजिड बॉडी है। अब आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मेरे पास एक होती है फोर्स, एक होता है टॉर्क। जो फोर्स होती है वो लीनियर मोशन के लिए होती है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तो उसमें फोर्स तो प्रोड्यूस होगी, उसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, तो टॉर्क भी कह सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। अब हमने कहा कि जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन, क्योंकि इसमें फोर्स का वेक्टर आ गया ना, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम देखें डायरेक्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को पता करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है, न्यूटन मीटर है। अब टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे, क्योंकि सारी सी पता है टॉर्क के फार्मूले में फोर्स और मोमेंट आर्म आ रही है। तो यहाँ से हमने कहा कि डिपेंड भी फोर्स पे कर रही है। एल लेंथ नहीं है इसकी, मोमेंट आर्म है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ को कहते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं। फोर्स की लेंथ से लेके स्पैनर जो नट है उसका जो सेंटर होता है वहाँ जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, लाइन अलोंग डेट विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरह ये है ना, ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो लाइन है खींचेंगे ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। मोमेंट आर्म मैंने बता दिया है आपको, जो नट खींच रहे हैं, नट आप टाइट कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उसके सेंटर से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाता है। अब टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर की टॉर्क के यूनिट की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। व्हाई इट इज इजी टू टाइटन अ नट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ द लॉन्गर आर्म देन द स्पैनर ऑफ शॉर्टर आर्म। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने पीछे फार्मूले में देखो, अगर ये इन्वर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा होगी टॉर्क ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा होगा। इसलिए हमने कहा कि मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और नट जल्दी खुल जाएगा। इसी वजह से हम, आप देखोगे जो बार ट्रक के नट खोल होते हैं वो हैवी नट होते हैं, उनको अगर हम छोटे स्पैनर से खोलेंगे तो खुलेगा नहीं, जल्दी नहीं खुलेगा, खुल जाएगा काफ़ी देर लगेगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगी। इसी वजह से हम बड़ा स्पैनर यूज़ करते हैं ताकि हमारा नट जल्दी खुल जाए। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हैं। A body is balanced if the sum of clockwise moments acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on the body। यानी जो हम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, अ फोर्स दैट टर्न द स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट। और एंटी क्लॉकवाइज ये होती है जो हम उसको लूज कर रहे होते हैं। अब नोट कहते हैं कि अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट इफ द सम ऑफ all the clockwise moments acting on it is balanced by the sum of all anti-clockwise moments acting on it, this is now the principle of moment। यानी जो clockwise, अब देखें ना, आप जितना नट को घुमाएंगे स्पैनर से क्लॉकवाइज में वो हो गया टाइट,
हो गया। अब जब आपने उसको लूज़ करना होगा ना, जितना आपने क्लॉकवाइज घुमाया होगा ना उसका, उतना ही आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, उतने इक्वल लगेंगे। अब बात है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव तो करे लेकिन रोटेट कभी ना करे, वो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। अब अगर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है जहाँ पे होल वेट ऑफ द बॉडी, मैं मैस की बात नहीं कर रहा, यहाँ वेट की बात हो रही है। द बॉडी विद द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फोर्स। अगर कपल, कपल क्या है? कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कपल को हुआ कि दो ऑपोजिट फोर्सेस अगर आप सर्कुलर मोशन में लगा रहे हैं तो वो कपल प्रोड्यूस करते हैं। अब जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप कभी इस तरह घुमा रहे होते हैं, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी कपल का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ हो रहा होता है। अब कपल का कॉन्सेप्ट क्या है? टॉर्क ऑफ द कपल क्या है? द टॉर्क ऑफ द कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसना ये है एफ मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या है टॉर्क। देखें ना, आप इसको घुमा रहे होते हैं, ये फोर्स आप नीचे लगाते हैं, ये फोर्स आप ऊपर लगाते हैं, तो ये कपल प्रोड्यूस करता है। तो उसने वही किया है जो हमने टार्क के फार्मूले में पढ़ा था, एफ टाई टार इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल पढ़ा था ना। अब यहाँ पे दो लेंथ हैं, ये सेंटर से लेके ये ओ ए लेंथ है और ये ओ बी लेंथ है। तो हमने वही किया, टार्क इज इक्वल टू कर दिया एफ को मल्टीप्लाई कर दिया ओ ए प्लस ओ बी से। तो हमने ओ ए प्लस ओ बी को नाम दे दिया, यहाँ से ए बी का नाम दे दिया, तो यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी। आ गया था इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। अगर एग्जांपल क्या है? अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड एंड एन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो वो फ्लक्चुएट करेगी, उसमें वाइब्रेशंस आएंगी। इसलिए हमारा काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह ये देखो, ये किसी भी दीवार पे लगी हुई है पेंटिंग, तो ये इक्विलिब्रियम पे। हमारे पास दो कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम की। एक होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई तब होती है जब तमाम फोर्सेस की भी बॉडी पे लग रही हैं वो ज़ीरो होती हैं, यानी जिस पे तमाम फोर्सेस ज़ीरो है इसलिए तो स्टेबल खड़ी हुई है। तो हाँ भाई, होगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उस पर फोर्सेस तो ज़ीरो नहीं है ना। अब उस पर क्या चीज़ें एक्ट कर रही है? उस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मूव करे तो टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। तो हमने कहा कि जब बॉडी सेकंड इक्विलिब्रियम की तब फॉलो करेगी जब फोर्स तो ज़ीरो हो ही हो, उसका टॉर्क जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना वो भी ज़ीरो हो, तो वो सेकंड लॉ इक्वेशन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन को फॉलो करेगी। जिस तरह ये है, ये फोर्सेस है, ये ए कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है। अब आता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन तरह की स्टेट होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल वो है कि अगर आप किसी भी बॉडी को कोई फोर्स लगाते हैं ना, तो जिस जगह से फोर्स लगाई होती है आपने वो वहाँ से वापस आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर आपने किसी को फोर्स लगाई है वो उस जगह पे वापस ना आए, वो अनस्टेबल है। और अगर आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं वो मूव ही ना हो, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आती है। ठीक है। आगे आता है हमारे पास स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को प्लेस करना बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी चीज़ें जो मूव करवा रहे होते हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं से भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारी जो है ड्राइविंग, अगर हम कार में देखें इसका, तो हमारी कार अगर थोड़ी सी भी उठती है ना तो वो उल्ट जाएगी, यानी कि वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की ट्राई भी नहीं करेगी। अब होता ये है कि स्टेबिलिटी हमें क्यों ज़रूरत होती है? अब हाइट ऑफ द व्हीकल इज़ केप्ट लो। इसी वजह से जो हमारे कार्स होते हैं उनकी हाइट कम होती है, सेंट्री जो ग्रेविटी है वो थोड़ा नीचे रखते हैं, हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे रखते हैं, ताकि हमारी अगर सडन जंप आता है तो अगर दो टायर एक साइड से उठते हैं, एक साइड दो टायर उठते हैं, तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको दोबारा स्टेबल लाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये स्लाइड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा।